ऐसा ये विषय नहीं है। विषय बहुत व्यापक है और इसे व्यापक तरीके से हमें समझने की जरूरत है। लेकिन इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने संविधान को एक आधार बनाया, क्योंकि संविधान एक ऐसा ग्रंथ है जो पूरे भारत को जोड़ता है, भारत के राष्ट्रीयता को बनाए रखता है, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखता है और सबको अधिकार देता है, समता का अधिकार देता है, मैत्री का उसमें व्यवस्था है। तो इसलिए हम सभी को अपने अपने घरों में संविधान रखना चाहिए और उसका अध्ययन करना चाहिए। संविधान में क्या क्या अधिकार है, तो इसका जो मूल जड़ है वह मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक। आर्टिकल 14 में समता का अधिकार है। आर्टिकल 15 में जो समता का अधिकार है उसका विवरण है, जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, बोली के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। और जो शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं उनको पढ़ने का, छात्रवृत्ति का प्रावधान, हॉस्टल का प्रावधान, उनको शिक्षा में आरक्षण, बीएससी करेगा, एमएससी करेगा और तमाम जो टेक्निकल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, ऐसे उच्च शिक्षा में जाने के अवसर प्रदान करने के लिए भी अनुच्छेद 15 में प्रावधान है। और यदि ये पढ़ लिख जाता है तो इनको अवसर भी मिलना चाहिए, नौकरी भी मिलना चाहिए। इसलिए अनुच्छेद 16 में यदि सरकार कानून बनाती है और कानून बना करके इनको मौका दिया जाता है तो अनुच्छेद 14 को आधार मानकर कि सब लोग समान हैं, तो इनको शिक्षा और नौकरी में विशेष प्रावधान क्यों किया जाता है, यह क्यों किया गया है, यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। ऐसा न कर सके इसलिए अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि इनको समान अवसर प्रदान करने में यदि कोई कानून बनाई जाती है तो उसको जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, बोली के आधार पर, जन्म के आधार पर, स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता। और जब प्रमोशन की बात आती है तो भी आर्टिकल 16(4) में यह व्यवस्था दी गई है। इसी तरह जब सामाजिक न्याय की बात आती है तो सामाजिक न्याय में वर्ण व्यवस्था के बाद जो जाति व्यवस्था निर्मित की गई और जाति के आधार पर किसी को छोटा, किसी को बड़ा माना जाता है, समाज में सब भेदभाव और व्यवहार किया जाता है, तो आर्टिकल 17 में कहा गया है कि यदि ऐसा कोई भेदभाव करता है और अनुच्छेद 14 का, अनुच्छेद 15 का पालन नहीं करता है तो अनुच्छेद 17 के तहत ऐसी कानून बनाई जा सकती है जिसे उसको 6 महीने का जेल या सजा हो सकता है यदि कोई कानून को नहीं मानता है। ये इसका संरक्षण है। और आर्टिकल 14 में ही जब समता का अधिकार है तो सब लोग, जैसे कोई भी जन्म ले ले तो सब समान है। लेकिन इससे पूर्व में जो व्यवस्था थी कि कोई जन्म के आधार पर स्वामी हो जाता था, कोई पंडित हो जाता था, कोई महाराज हो जाता था, तो जन्म से उसको विशेष अधिकार मिल जाता था। तो अनुच्छेद 18 ने उसको खत्म कर दिया। किसी को भी जन्म से उपाधि नहीं मिलेगी, उपाधि मिलेगी कर्म से मिलेगी। यदि ज्ञानी है तो उसको पंडित कहो, लेकिन उसके पास डिग्री होनी चाहिए। इसीलिए डॉक्टर की उपाधि मिलती है, इसीलिए इंजीनियर की उपाधि मिलती है। तो तमाम तरह की जो उपाधि होती है वो कर्म के आधार पर, योग्यता के आधार पर होनी चाहिए, ना कि जन्म के आधार पर। इसी तरह से आर्टिकल 19 में हम देखते हैं तो उसमें स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या क्या स्वतंत्रता है, यानी कोई भी जाति काम करने के लिए बंधन नहीं है ना। जैसे कोई मिट्टी का केवल काम करता है, कोई लोहे का काम करता है,
कोई लकड़ी का काम करता है, कोई कपड़े का काम करता है, कोई धोने का काम करता है, कोई बनाने का काम करता है, तो कोई खेती का काम करता है, तो कोई फूल उगाता है, तो कोई सब्जी उगाता है, तो कोई अन्न उगाता है, कोई सफाई का काम कर रहा है। तो इसके लिए भी प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था में जातियां बनाई गई थी और उसमें वो बंधनकारी था कि वही काम करे। लेकिन अनुच्छेद 19 ने इसको खत्म कर दिया। कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर सकता है, पढ़ लिख करके नौकरी में जा सकता है, पढ़ लिख करके वो व्यवसाय कर सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर निवास कर सकता है। ने सीमा का बंधन खत्म हो गया। कोई भी व्यक्ति संस्था बना सकता है, माने वाक स्वतंत्रता का अधिकार, अपनी बात रख सकता है, संगठन बना सकता है, संगठन बनाने के लिए बोल सकता है। अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, 26 में शिक्षा और संस्कृति से संबंधित अधिकार है। और खास बात एक बात बताना चाहूंगा, सुन लीजिए, अनुच्छेद 28, यहां पे यदि कोई शिक्षक होंगे तो अनुच्छेद 28 में क्या कहते हैं, किसी भी सरकारी शिक्षण संस्थान हो चाहे प्राइवेट शिक्षण संस्थान हो, किसी विशेष धर्म से संबंधित कोई किसी देवी या देवता की पूजा या प्रार्थना या आराधना नहीं किया जा सकता। धर्म की शिक्षा शिक्षण संस्थान में नहीं दे सकते, ये संविधान में वर्जित है। और यदि कोई अपराध करता है तो डायरेक्ट उसको अपराधी घोषित नहीं कर सकते, उसके लिए भी प्रावधान तो अनुच्छेद 23 में है। और हमारे साथ कोई भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो हम अनुच्छेद 32 के तहत हम न्याय पा सकते हैं। तो ये व्यवस्था है। लेकिन खासकर मैं एक बात बताना चाहूंगा शिक्षा के अधिकार के संबंध में। यह अनुच्छेद 45 में शिक्षा का अधिकार है, लेकिन शिक्षा को लेकर के हमारे साथ बहुत बड़ा भेदभाव हो रहा है। आज पहली बात तो शिक्षा का प्राइवेटीकरण हो रहा है, माने निजीकरण हो रहा है। दूसरा सबसे बड़ा अंतर है कि सिलेबस में अंतर है। मध्याह्न भोजन को लोग मुद्दा बनाते हैं, लेकिन मध्याह्न भोजन मुद्दा नहीं है। 1992 से मध्याह्न भोजन शुरू हुई। बहुत से क्षेत्रों में बहुत से घरों के बच्चे केवल इसलिए स्कूल जाते थे क्योंकि स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलता है। तो मध्याह्न भोजन गलत व्यवस्था नहीं है। मैं शिक्षक हूं, मैं जानता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या कमजोरी है, और वो कमजोरी ये है कि पाठ्यक्रम अलग अलग है। एक सीबीएसई बोर्ड है, एक आईसीएसई बोर्ड है, एक सीजी बोर्ड है। मान लिया जाए इंजीनियर बनने के लिए जो परीक्षाएं होती हैं, डॉक्टर बनने के लिए जो परीक्षाएं होती है, नीट की जो परीक्षा होती है, तो यदि वह सीबीएसई बोर्ड से आएगा तो सीजी बोर्ड वाला पिछड़ जाएगा, आईसीएसई वाला बोर्ड वाला पिछड़ जाएगा। और वो पूरे देश भर में एक परीक्षा होती है, नीट की परीक्षा होती है। इसके अलावा जी मेंस की परीक्षा होती है, एडवांस की परीक्षा होती है। तो पूरे देश भर में एक परीक्षा आयोजित की जाती है। तो जब पूरे देश भर में एक परीक्षा आयोजित की जाती है तो पूरे देश भर में एक ही पाठ्यक्रम पढ़ाया जाना चाहिए। और ये बहुत बड़ा भेदभाव है। और इस बात को शिक्षित करने के लिए बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं, जो करोड़ों अरबों रुपए में तो बिल्डिंग बनाई जाती है और वहां लाखों का डोनेशन चलता है। तो आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, कल के समय में जाति के नाम पर उसको स्कूल नहीं जाने दिया जाता था कि नीची जाति का आदमी है तो स्कूल नहीं जा सकता, इसको पढ़ने का अधिकार नहीं। अब पढ़ने का अधिकार मिल गया तो अब गरीबी के नाम पर वो डॉक्टर बनने की पढ़ाई नहीं कर सकता, इंजीनियर बनने की पढ़ाई नहीं कर सकता। और बड़ी मुश्किल से आर्टिकल 15(4) के तहत यदि वह रिजर्वेशन के भरोसे, जो एजुकेशन में रिजर्वेशन है उसके भरोसे पहुंच जाता है, तो उसको कोटे वाला करके उसको चिढ़ाया जाता है, उसके साथ रैंगिंग होता है, उसके साथ अन्याय अत्याचार होता है और बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाता तो आत्महत्या कर लेता है।
तो ये जो आज के समय में ये जो समस्या निर्मित हो रही है, पहले जो समस्या थी वह जाति के आधार पर समस्या थी। जातिवाद का निर्मूलन आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 15 में, आर्टिकल 16 में, आर्टिकल 17 में बाबा साहब ने संविधान में प्रावधान किया। मान्यवर कांशीराम साहब ने पूरी ताकत से, पूरे पावर से एक संगठन की शक्ति बनाई, सरकार बनाई, पूरे देश में मैसेज दिया कि यदि संविधान को लागू नहीं करते हो तो हम खुद शासन सत्ता में बैठेंगे और हम अपने लोगों का समाधान करेंगे। तो ये बात उन लोगों को समझ में आ गई, और जहां जहां जिन लोगों को समझ में आई उनके साथ अन्याय अत्याचार नहीं होता है, लेकिन जिन जिन जगहों में ये मूवमेंट नहीं पहुंचा या इस विचारधारा से लोग संगठित नहीं हुए तो उनके साथ आज भी अन्याय अत्याचार होता है। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, आप लोग इस बात को समझिए कि जो समस्या कल थी वो समस्या आज हमारे साथ बनी रहेगी, ऐसा नहीं है। आने वाले समय में जो समस्याएं दूसरे रूप में परिवर्तित होकर के हमारे सामने आएगी, और जो समस्या भविष्य में आने वाली है उस समस्याओं के प्रति जानकारी लेकर और जागरूक होकर हमें आगे अपने संगठन शक्ति को, जो अपने हमारे महापुरुषों ने बुद्ध से लेकर बाबा साहब मान्यवर कांशीराम साहब तक जो उन्होंने विचारधारा बताई, उसके आधार पर संगठित होकर के हमें संघर्ष करना है। तो यही बात है, शिक्षा के क्षेत्र में ये बड़ी बदमाशी हो रही है। इक्वल माने वन नेशन वन एजुकेशन, ये मुद्दा होना चाहिए। आगे लड़ाई की मुद्दा है वन एजुकेशन वन नेशन। राष्ट्र एक है तो सिलेबस एक होना चाहिए, पाठ्यक्रम एक होना चाहिए। दूसरा जो सबसे बड़ा भेदभाव हो रहा है वो भाषा के आधार पर हो रहा है। मैं थोड़ा कम आवाज में बोलूंगा, आप लोग ज्यादा समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि गला में थोड़ा अंतर आ रहा है। तो दूसरा जो सबसे बड़ा समस्या हो रहा है वो भाषा के आधार पे हो रहा है। हम हिंदी बोलते हैं और जो शासक वर्ग हैं वो अंग्रेजी बोलते हैं, उनका पढ़ने का स्तर अंग्रेजी, हमारा हिंदी। अब इसमें कहां कहां अंतर होता है देखिए, मेडिकल की पढ़ाई होती है इंग्लिश में, इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है इंग्लिश में, बीटेक एमटेक जितने भी टेक्निकल एजुकेशन सारे इंग्लिश में होते हैं, कंप्यूटर की पढ़ाई पूरी। इसके बाद हाई कोर्ट में तो इंग्लिश में चलता है, सुप्रीम कोर्ट में इंग्लिश में चलता है। आपने केस लगाया, केस की बहस हुई, वकील इंग्लिश में बहस करेगा, जज उसको इंग्लिश में सुनेगा, और आपके साथ आपका मामला का हुआ क्या उसको आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि अब एक केवल और केवल भाषा के आधार पर हो रहा है। तो यह जब देश हमारा हिंदी राष्ट्र भाषा है तो जजमेंट भी हिंदी में आना चाहिए, बहस भी हिंदी में होनी चाहिए। तो ये दूसरी समस्या है। और तीसरी बड़ी समस्या है तो है आर्थिक नीति। आर्थिक नीति किस प्रकार से? उदारवाद, इसके अलावा भूमंडलीकरण है और जो है निजीकरण है। ये तीन समस्या, सारे उद्योगों का निजीकरण। अब उद्योग निजी हो गया तो उसका मालिक कोई और हो गया, वहां पे आपको नौकरियां नहीं मिलेंगी, क्योंकि जो रिजर्वेशन है तो 50% रिजर्वेशन, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी के लिए रिजर्व है, ओबीसी को 27%, शेड्यूल ट्राइब को 7.5%, शेड्यूल कास्ट को 15%। तो ये जो है 49.5% रिजर्वेशन मिलता है। लेकिन इसका निजीकरण होने की वजह से वो 50% आरक्षण खत्म हो गई और जिसको मर्जी होगा उसको भर्ती करेंगे। तो एक तो एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन हो गया, और आपको क्वालिटी एजुकेशन लेना है तो प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे, तो लाखों खर्चा करके सर्टिफिकेट हासिल करेंगे और नौकरी पाने के लिए संस्थान नहीं है, सारे संस्थान निजी हो गए। अधिकांशतः मेडिकल कॉलेज निजी हो गए, इंजीनियरिंग कॉलेज निजी हो गए, नर्सिंग कॉलेज निजी हो गए। तमाम शिक्षण संस्थानों में से 50% पेमेंट शीट में, 50% से ऊपर पेमेंट शीट में चला गया। आम आदमी उससे पहुंच से बाहर है। तो ये समस्या आर्थिक नीति के आधार पर उत्पन्न हो रही है, भाषा के आधार पर उत्पन्न होगी। इन तमाम समस्याओं का सामना यदि करना है तो पूरे ताकत के साथ में,
पूरे पावर के साथ में युवाओं को जागरूक होना होगा, संगठित होना होगा। ऐसा लगता है मूवमेंट जो है उठी, अपने उफान पे, जवानी पे चली, अब थोड़ा थोड़ा ढल रहा है, ऐसा लगता है। एक पीढ़ी के जो लोग हैं बाल पक गए, अवस्था मतलब अभी ढल रही है, और जो आंदोलन, जो मूवमेंट को जिस गति से ले जाना था उन्होंने ले गए। अब किसकी जिम्मेदारी है? इस मूवमेंट को अब आगे कौन ले जाएगा? कौन जिम्मेदारी लेगा? किसकी बारी है? तो इस संबंध में हम चर्चा कर रहे थे कि आजकल के जो युवा हैं तो वो युवा जिम्मेदार नहीं है। तो ये हमारे बड़े बुजुर्गों की बड़ी चिंता है कि मूवमेंट को, आंदोलन को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हम ट्रांसफर नहीं कर पाए, नहीं कर पा रहे हैं। ये बात बहुत मतलब जायज है और जरूरी है कि मूवमेंट का ट्रांसफर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में होनी चाहिए। इसके लिए हमें एक प्रोसेस बनानी पड़ेगी, और प्रोसेस क्या है? तो वो धर्म और संस्कृति है। अलग अलग जो विषय है ना, तो अलग अलग विषय को अलग अलग जगह और अलग अलग समय में हमें एडाप्ट करना पड़ेगा। जो शासक होता है वह शासन करने के लिए मल्टी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करता है। तो जब आप बहुत सारे स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करते हैं तो जो मूल विचारधारा है तो उसका कॉन्ट्रडिक्ट करता है, मतलब ना उसके विपरीत चला जाता है। तो ऐसा लगता है कि जो हमारा नेता है, जो हमारा लीडर है, जो हमको गाइड कर रहा है वो भटक गया है, ऐसा लोगों को लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है। हमें अलग अलग जगहों में अलग अलग रणनीति अपनानी होगी और अपना करके हमें चलना होगा। तो खैर ज्यादा बात नहीं करूंगा, हालांकि मैं चाहता हूं कि युवा जिम्मेदारी लें और इस मूवमेंट को आगे ले जाएं। एक खास बात कहना चाहूंगा, बाबा साहब दुनिया के सबसे बड़े विद्वान हैं और उन्होंने कहा है, संदेश दिया है कि मैं इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मैंने दुख सहा, भूख सहा, तकलीफ सहा, मेरे साथ अपमान हुआ, उसको भी मैंने बर्दाश्त किया, आर्थिक परेशानियों का सामना किया, लेकिन मैंने एक काम किया कि शिक्षा प्राप्त करने में और शिक्षा के गुणवत्ता के लेवल तक हासिल करने में मैंने अपने मेहनत में कोई कमजोरी नहीं की। इसके लिए मैं 18 घंटा अध्ययन करता था। यह मेरे समाज के बच्चों, आप लोग भी जब पढ़ोगे तो कई समस्याएं आएंगी, अलग अलग स्तर में, अलग अलग लेवल में समस्याएं उत्पन्न होती है, लेकिन उन समस्याओं से घबराना मत। उन समस्याओं का सामना करना, अपने मन मस्तिष्क को मजबूत करना, संघर्ष करना। जैसे मैं 18 घंटा पढ़ता था वैसे आप लोग भी 18 घंटे पढ़ना, और पढ़ लिख करके यदि कुछ बन जाते हो तो जैसे मैं समाज के लिए समर्पित हो गया उसी तरह आप लोग भी समाज के लिए समर्पित होकर के इस मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम करना, ऐसा बाबा साहब ने संदेश दिया है। और एक बात और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक फिल्म बन रही है, संत माता कर्मा के नाम से फिल्म बन रही है, और आप लोग जानते हैं भगवान बुद्ध के बाद सम्राट अशोक का नाम आता है, और सम्राट अशोक के बाद फिर किसी महापुरुष का नाम नहीं आता। संत माता कर्मा का नाम पहले कड़ी में, प्रथम पंक्ति में आता है। संत माता कर्मा ने समाज को जगाने के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। जिस तरह से कबीर साहेब, रविदास साहेब, फूले जी, साहू जी, इन तमाम लोगों ने, गुरु घासीदास जी ने जो संघर्ष किया है, उसी तरीके से संत माता कर्मा ने भी संघर्ष किया है समाज के लिए। लेकिन इनके बारे में ज्यादा जागृति नहीं हुई है। लोग
इनके संघर्षों के बारे में ज्यादा नहीं जानते। इस बात को समाज में प्रचारित करने के लिए संत माता कर्मा के नाम पर फिल्म बन रही है, जो 5 अप्रैल को रिलीज होगी और आपके शिवरी नारायण के थिएटर में भी लगेगी। जब ये फिल्म लगेगी तो आप लोग भी देखने जाइएगा और देख करके उनके संघर्षों के बारे में समझिएगा। तो सभी को सादर जय भीम, जय संविधान।